पंजाब से थे तो राजगुरु ऊना से थे, तो वो इकट्ठे देश के लिए आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। तो वीर सूरमाओं की भूमि है महाराष्ट्र, और पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल, चंद्रशेखर आजाद यूपी से, तो सब इकट्ठे होकर देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि उनको कदाचित ये चिंता नहीं थी कि आजादी आएगी या ना, उनको चिंता ये थी कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा। तो इस देश की आजादी बहुत महंगी मिली है, वो भीख में नहीं मिली। बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां हमारे जो पुरखे हैं, हमारे बुजुर्गों ने दी हैं। तो उस आजादी को कायम रखना भी हमारा फर्ज बनता है। वो तो अपनी कुर्बानियां देकर चले गए, हम उस आजादी को कायम रखने के लिए भी पंजाब हमेशा, हम बॉर्डर स्टेट हैं, हमारे जवान जो है सीना तान के खड़े हैं। तो देश कैसे आगे बढ़े, इस देश को दुनिया का नंबर 1 देश कैसे बनाया जाए, सोने की चिड़िया जो देश को कहा जाता था, उस चिड़िया के पंख किसने नोचे, और उस चिड़िया का जो पूरा, मैं कहता हूँ एक एक पंख नोचकर कौन खा गया, और कौन जो है वो इस देश में से लोग भाग रहे हैं, चाहे वो बड़े बड़े करोड़पतियों के नाम भी आ रहे हैं कि वो देश छोड़कर भाग रहे हैं। तो हमारा देश हर किस्म का मौसम है, हमारे पास मारूथल है, हमारे पास दरिया है, समुंदर है, कोल है, तेल है। बस सच्ची नीयत वाले लोग अगर इकट्ठे हो जाएं तो इस देश जैसा धरती पे कोई देश नहीं है। तो पूरे देश के 130 करोड़ लोगों का जो कल्याण कैसे हो, हर घर के चूल्हे को जो है वो आटा मिले, हर घर में आग जले, चूल्हे में रोजगार मिले और तरक्की हो, तंदुरुस्ती हो, इन मुद्दों पे बात हुई और अच्छा लगा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ एक बार फिर उद्धव जी का और उनकी फैमिली का कि उन्होंने हमें यहाँ बुला के मान सम्मान दिया। आप आते रहिए। बीएमसी चुनाव को लेकर कुछ बात हुई है क्या? आपकी पार्टी की काफी तैयारी कर रही है, इससे बीच में कुछ बात हुई है? इस देश में एक पार्टी है जो 24 घंटे चुनाव की सोचती है। हम 24 घंटे चुनाव की नहीं सोचते, हम देश की सोचते हैं। हमारे सामने देश है, हमारे सामने इस देश के बेरोजगार युवा हैं, हमारे सामने किसान हैं, हमारे सामने वो गृहिणी है जिसका पति हर महीने पैसे लाके देता है और उसका खर्चा नहीं चल रहा। 20 तारीख के बाद उसको पता नहीं अगले 10 दिन कैसे बीतेंगे। उन मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई। जब चुनाव आएंगे चुनाव की भी चर्चा करेंगे, पार्टी हैं हम, चुनाव तो लड़ेंगे, उस टाइम चुनाव की भी चर्चा करेंगे, पर हम उस पार्टी की तरह 24 घंटे चुनाव की बात नहीं करते। अरविंद जी, प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो महाराष्ट्र में चल रहा है, इसमें अप एंड डाउन हुआ है, उसको आप किस प्रोसेस से देखते हैं? इसमें मैं एक ही चीज कहूंगा, अभी पिछले दिनों जो कुछ घटनाक्रम घटा, उद्धव जी की पार्टी की चोरी हो गई, उनका सिंबल चोरी हो गया, उनका नाम चोरी हो गया, उनका सारा जो था वो सब चोरी करके ले गए। पर मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, इनके पिताजी शेर थे और ये शेर के बेटे हैं, तो पूरा महाराष्ट्र इनके साथ है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट से इनको न्याय भी मिलेगा। और मेरा अपना मानना है कि ये सारे आने वाले चुनाव जो हैं वो स्वीप करने जा रहे हैं उद्धव ठाकरे। तो सर आप क्या सोच रहे हैं कि आने वाले समय में अगर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ते हैं तो उद्धव जी के साथ आप अलायंस करेंगे, वो क्या सोच रहे हैं? जब चुनाव आएगा आपको सारी बातें बताएंगे। आपसे सवाल है, एक मिनट आज बहुत वॉयलेंस देखने को मिला है फिर से, और कई लोग घायल भी हो गए, इस तरीके की खबर है स्टैंडिंग कमेटी इलेक्शन में। मैं क्या बताऊं, ये तो आप उनसे पूछिए। गुंडागर्दी के सिवा उनको कुछ काम नहीं आता है। अगर वो इतना देश की जिम्मेदारी उन लोगों को दी हुई है, अगर वो देश के बारे में सोचें तो देश बहुत तरक्की कर सकता है। चारों तरफ गुंडागर्दी, चारों तरफ ये, इससे देश आगे नहीं बढ़ता। हम आपस में क्यों लड़ते हैं? हम आपस में इतनी गुंडागर्दी क्यों कर रहे हैं ये लोग? भाई जब दिल्ली की जनता ने 134 सीट हमको दी, 104 सीट उनको दी, तो मेयर तो हमारा ही बनना चाहिए। 2.5 महीने से मेयर ही नहीं बनाया, डिप्टी मेयर तो हमारा बनना चाहिए, स्टैंडिंग कमेटी तो हमारी होनी चाहिए, बना ही नहीं रहे, रोज लड़ते हैं। बताओ, मेयर का चुनाव कराने के लिए अगर हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा तो ये तो दुख की बात है। अरविंद जी, एक सवाल ये था कि विपक्ष के नेता लगातार आरोप कर रहे हैं कि सेंट्रल एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है,
दिल्ली का सिनेरियो, महाराष्ट्र का सिनेरियो, इस विषय पे आपकी उद्धव जी से कुछ गंभीरता से डिस्कशन हुआ है? देखिए, कायर लोग इस्तेमाल करते हैं। ईडी और सीबीआई और ये सारी एजेंसीज का इस्तेमाल कौन करता है? कायर लोग करते हैं। करने दीजिए उनको। उन्हें हमसे डर लगता है तभी तो करते हैं। आपके घर ईडी नहीं आई, आपके घर सीबीआई नहीं आई, इनके घर आती है, मेरे घर आती है। परसों ये कह रहे हैं मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता देख रही है। अंत पंत में सच्चाई की जीत होती है। झूठ झूठ होता है, सच्चाई की जीत होती है। भगवत मान जी, आपसे सवाल है, जिस प्रकार से पंजाब में हिंसा हुई है, नाला पुलिस स्टेशन को जो है वो हाईजैक कर लिया गया, उसके बाद वहां पर पुलिस वालों को भी पीटा गया, एक एफआईआर ने रजिस्टर हुई है, क्या कुछ कहेंगे उसमें? देखिए, आप लोगों के पास यहाँ गलत सूचनाएं हैं। लॉ एंड ऑर्डर पंजाब में कंट्रोल में है, पंजाब पुलिस सक्षम है, और पंजाब का जो सोशल बॉन्डिंग है उस पर गोलियां भी चली 10 साल, बम भी फूटे, लेकिन पंजाब का जो भाईचारा है आपस में, वो लोग मिलके रहना पसंद करते हैं। अमन शांति वाला हमारा स्टेट है, और बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज अब वहाँ पे इन्वेस्ट करने लगी हैं, क्योंकि पहले किसी खास फैमिली के साथ एमओयू होता था, अब पंजाब के 3 करोड़ लोगों के साथ जो है वो एमओयू हो रहा है। पंजाब को नंबर 1 स्टेट हम बनाने में अपनी तरफ से हमारी गारंटी थी। जब अरविंद जी और हम सारी टीम चुनाव प्रचार कर रहे थे, तब हम गारंटियां दे रहे थे, बिजली मुफ्त की गारंटी, कच्चे मुलाजिमों को पक्के करने की गारंटी, रोजगार की गारंटी। तो मैं तो मतलब यही कहूंगा कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत। मिलना चाहते थे, और बीच में मैंने जैसे कहा कि पूरे देश में से जो प्रमुख नेतागण है वो संपर्क करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं। मेरी बात हो रही है और अपने देश को अधिक मजबूत बनाने के लिए हम मिलकर क्या कर सकते हैं, यही हमारे बीच में एक जो विचारधारा कहते हैं, वही विचारधारा है कि देश को अधिक मजबूत कैसे बनाया जाए। खैर, मैं तो हमेशा आपके साथ बातें करते रहता हूं, आगे भी करूंगा, लेकिन मैं अरविंद जी को कहूंगा, विनती करता हूं कि अरविंद जी आप आए हो, आप बताइए। सब लोगों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं उद्धव जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आज उन्होंने मुझे, भगवंत मान साहब को, संजय सिंह को, राघव चड्ढा जी को, हम लोगों को अपने निवास स्थान पे चाय पे आमंत्रित किया, और उनके साथ काफी विषयों के ऊपर चर्चा हुई। उद्धव जी से मिलने का मेरा बहुत दिनों से मन था। खासकर कोरोना के दिनों में मुझे याद है कि जब कोरोना पीक पे था, उस वक्त हम सब लोग एक दूसरे से सीख रहे थे, और जिस तरह से उद्धव जी ने और उनकी सरकार ने बॉम्बे में और पूरे महाराष्ट्र में कोरोना को कंट्रोल किया, वो बहुत काबिले तारीफ था। और मुझे ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि हम दिल्ली के लोगों ने बॉम्बे से और महाराष्ट्र से बहुत कुछ सीखा। इनकी कई सारी प्रैक्टिसेस होती थी जो कि बहुत अच्छी थी, जिनको हम दिल्ली में अपनाते थे, दिल्ली में हम उसको लागू करते थे। सो बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी इनसे व्यक्तिगत तौर पे मिलने की, और आज मुझे व्यक्तिगत तौर पे इनसे मिलने का, पूरे परिवार, आदित्य जी से मिलने का, पूरे परिवार से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हमने बहुत सारी चीजों के ऊपर चर्चा भी की। आज देश के जो हालात हैं उनके ऊपर हमने चर्चा की। आज देश का युवा जो है वो बेरोजगारी से बुरी तरह से त्रस्त है। पढ़ लिख के लोगों को, बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है। बड़े बड़े उनसे वादे किए गए थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, 4 करोड़ नौकरी देंगे, बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, और युवा जो है दर दर की ठोकरें खा रहा है। लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा, इतनी महंगाई हो गई है। या दोन्ही जिल्ह्यांच्या नावाचा जो प्रस्ताव होता त्याला मंजुरी मिळालेली आहे, आणि म्हणून मी आत्ता असलेल्या या महाराष्ट्र सरकारला एवढ्यापुरते तरी धन्यवाद देतो की त्यांनी आम्ही जो निर्णय घेतला होता, बाकीच्या निर्णयाला त्यांनी कदाचित स्थगिती दिलेली असेल, पण या निर्णयाला त्यांनी स्थगिती दिली नाही, याच्याबद्दल मी त्यांना धन्यवाद देतो। आणि आजही मला तो क्षण आठवतोय की माझी शेवटची कॅबिनेट मीटिंग होती, ज्या क्षणाला हे दोन्ही प्रस्ताव आले, ते प्रस्ताव मांडल्याबरोबर पुढच्या क्षणाला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी दोन्ही पक्षाचे जे मंत्रिमंडळातील सदस्य होते त्यांनी पटकन हो म्हटलं। कुठेही कोणी शंका कुशंका काढली नाही, आणि जे नामांतर यापूर्वी सुद्धा
जे कोणी मुख्यमंत्री होते तुम्हाला माहिती आहेत, त्यांनी नुसतं करतो करतो म्हणून बोलले होते पण केलेलं नव्हतं, ते आम्ही करू शकलो याचा मला अभिमान आहे. ज्या पद्धतीने सरकार पडत होतं त्यावेळेस तुम्ही देवेंद्र फडणवीस यांना फोन केला होता, त्यावेळेस तुम्ही त्यांना असंही त्यांना म्हणाला की ऐका एक मिनिट, त्यांना आता ते खूप जुन्या गोष्टी ते काढायला लागलेले आहेत. त्याच्यामुळे ते करत करत 1455 साली काय झालं होतं, 1356 साली काय झालं होतं हे पण ते काढतील. माझा नाईलाज आहे, तेव्हा त्यांच्याकडे सगळं जर का रेकॉर्ड असेल तर तो त्यांनी जरूर काढावा. देवेंद्र फडणवीस असं म्हणतात किंवा आदित्य यांची या अलीकडच्या काळातली अलीकडच्या दिवसांमधली विधानं बघितली तर ते म्हणतात की आम्ही शत्रू नाही आहोत, आमचे राजकीय विचार वेगळे आहेत, आमची राजकीय भूमिका वेगळी आहे, पण आमचं शत्रुत्व नाही असं ते वारंवार म्हणतात. आणि आदित्यजी मी आम्ही सुद्धा त्याच मानसिकतेत आहोत किंवा होतो असं म्हणायला लागेल, कारण ज्या पद्धतीने ते आमच्या कुटुंबावरती किंवा शिवसेनेशी वागतायत हे नुसतं मतभेदाचं नाहीये, कारण आजपर्यंत काय पहिल्यांदाच आपल्या देशात लोकशाही अवतरल्या अशातला भाग नाहीये. गेली 75 वर्ष या आपल्या देशामध्ये लोकशाही आहे. चिंता एवढीच आहे की देशातली लोकशाही फक्त 75 वर्षच टिकणार आहे का, आणि तशी जर का चिंता असेल तर ती चिंता दूर करण्याचं काम त्यांनी आणि त्यांच्या वरिष्ठ नेत्यांनी करावं. तो जो प्रश्न होता तो मला त्याच्यात मी पहिलं बोललो होतो की आमच्या तरी मनात कधीच असं नव्हतं. आमच्या 2.5 वर्षाच्या काळात जर आपण बघितलं तर आम्ही कधी सोडायचं राजकारण केलं नाही. आत्ताच्या काळात काय चाललंय हे त्यांच्या मनात आहे, हे ते मी ओळखू नाही शकत.